आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स ये हमने रीड आउट कर लिए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर ऑन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बट मैं ये लेक्चर या ये टॉपिक जो है मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ, कोई भी डाउट नहीं होने वाला। बट प्रॉमिस आप ये पूरा लेक्चर देखने वाले हो और बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखने वाले हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके टेक्स्ट बुक में 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं। वो 8 तरह के क्या है, आपको एक टेबल बना के ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, सेकंड पार्ट पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, देन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। एक सही बात बताओ आपको, एक सीक्रेट बताओ क्या, जैसा इनका नाम है वैसा उनका काम है। ठीक है, एक बार आप उसके नाम का मतलब समझ गए, उसका काम, उसका फीचर या वो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। देखो सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने 10th या 11th 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कभी, है ना, समझा होगा क्यूमुलेटिव वर्ड मतलब क्या होता है। अकुमुलेटेड मतलब जो इकट्ठा होते रहता है उसको हम क्यूमुलेटिव बोलते रहते हैं। जैसे कि ये साल का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया, थर्ड ईयर का प्रॉफिट हो गया, अगर हमने उसको बिना बांटे उसको अपने ही कंपनी में सेव करके रखा तो हम बोलेंगे इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या इट इज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है। तो देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, तो याद करो पिछले टॉपिक में मैंने आपको जब प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। मतलब एक रेट डिसाइड होता है या एक अमाउंट डिसाइड होता है, उसी रेट अमाउंट पे उनको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। बट ये भी चीज बोली थी कि अगर उस साल प्रॉफिट हुआ तो, मतलब कहने का मतलब अगर उस साल लॉस हुआ है तो शायद उनके फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे कुछ क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अब वो क्वेश्चन मार्क इसी 2 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है। देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो कोई टेंशन नहीं, वो चाहे क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो, दोनों के केस में आपको डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा फिक्स रेट अमाउंट पे। बट अगर लॉस हुआ है उस साल तो लॉस के केस में ये दोनों केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर आप क्यूमुलेटिव हो तो अलग बात होगी और नॉन क्यूमुलेटिव हो तो उधर अलग चीज होती है। कैसे, अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और इस साल लॉस हुआ है तो आपको बोला जाता है कि डियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमारा इस साल लॉस हुआ है तो हम आपको आपका डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। आपको इस रेट पे या ये अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर जैसे ही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जब भी हमारा प्रॉफिट होगा, जिस भी ईयर में हमारा प्रॉफिट होगा और जिस भी साल का आपका डिविडेंड जो है क्यूमुलेट होके रखा हुआ है, जैसे इस साल का 10% 10,000, अगले साल भी नहीं हुआ तो उस साल का भी 10,000, तो जो 20,000 जो क्यूमुलेटिव हुआ है वो तीसरे साल में जब प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले ये जो अक्यूमुलेट डिविडेंड है वो आपको पहले पे किया जाएगा, देन ही हम किसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो जनरल सेंस में आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर माना जाता है, अनलेस स्टेटेड। देखो इधर बोला हुआ है कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव तो आपका जो टाइप है उसी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बट अगर नहीं मेंशन है कहीं पे तो कंपनी लॉ बोलता है उस केस में आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही माने जाओगे। सो इफ इट मींस इफ द डिविडेंड आर नॉट पेड इन एनी ईयर, द अनपेड अमाउंट जो पेड नहीं है, अनपेड अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स, जो बचा हुआ है एरियर्स हैव बीन पेड। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। आप एक बार ऊपर का ये पैरा पढ़ लो। ऊपर का पैरा मैंने आपको बता दिया है कि वो जो प्रॉफिट है वो अक्यूमुलेट होते जाएगा और वो पे होगा कब, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। ओके, समझ में आ गया। नाउ उसी का ऑपोजिट ले लो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि चाहे प्रॉफिट हो
या लॉस हो अगले साल, कोई मैटर नहीं होता है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। आपका उस साल का जो प्रॉफिट है वो लैप्स हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मतलब आप एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस हो जिसका डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ही आपके पिछले साल का डिविडेंड जो बचा हुआ है वो इस साल पे होगा जब प्रॉफिट होगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उस साल का प्रॉफिट लैप्स हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड पे किया जाता है, ना कि पिछले ईयर का डिविडेंड जो बचा हुआ था वो पे किया जाता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क है, बट जब रिस्क रहता है तब इश्क रहता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज बोलूं तो जब रिस्क है तो इधर ऑफकोर्स 110% इधर आपको हायर डिविडेंड के चांसेस होंगे। मतलब जहां पे अगर इधर 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा, अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो इधर आपको 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाया जाएगा। रहता ही है प्रैक्टिकल ये चीज है कि जहां पे रिस्क होता है वहां पे चांसेस भी हायर रिटर्न, क्योंकि अगर आप इसको 10% ही रखोगे तो कौन बेवकूफ जो है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर शेयर्स को छोड़ के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेगा, समझा ना। तो इसीलिए उसका जो रेट होता है वो ज्यादा रहता है और ये दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं। नाउ थर्ड वन एंड फोर्थ वन मैं साथ में समझाऊंगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहते हैं? देखो, हमने फिक्स रेट डिविडेंड पे कर दिया, नाउ इक्विटी शेयर्स को भी हमने डिविडेंड पे कर दिया जितना पे करना था। अब जो भी पैसा बचा कुचा है कंपनी के पास, एक लिमिट तक चांस दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को कि आप ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब ये जो प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग, देखो अभी स्क्रीन पे प्लीज ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला था, इक्विटी शेयर्स से पहले किसको पे किया जाएगा? मानो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, तो 10,000 हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया। किसको पे किया? प्रेफरेंस शेयर्स को। कितना बचा? 90,000। 90,000 में हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स को पे कर दिया और हमारे पास बचा 40,000, ठीक है। और हमने इशू किया था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोल के, जहां पे हमने बोला था कि अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो हम 20,000 तक जो अमाउंट रहेगी वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी 20,000 वो कंपनी का है, ये जो रहेगा वो कंपनी का है। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ये मैंने एकदम अपने मर्जी से लिया है, ये जो अमाउंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक कंपनी और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये फिक्स डिविडेंड जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया, ये जो हमने इक्विटी शेयर्स को पे करना था वो पे कर दिया। अब जो बाकी का 40,000 है उसमें से 20,000 हम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है ओवर एंड अबव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इसीलिए इनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर माना जाता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये पूरे के पूरे 40,000 जो अमाउंट आती है आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर्स, उसमें कोई भी राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स माने जाते हैं। क्लियर? अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन, मतलब अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या माने जाओगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर कुछ भी आपको बोल के नहीं दिया है कि आप कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो आपको क्या इंप्लाई करना पड़ेगा? आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो। कहां पे दिया हुआ है? द प्रेफरेंस शेयर आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, और अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कंपनी लॉ ने बोल दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आप नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाओगे। अगर क्लियर प्रोविजन या क्लियर एग्रीमेंट के साथ आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है तो आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का राइट मिलता है। देन नाउ फिफ्थ एंड आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के जो लेक्चर्स है वो दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है। और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते
होते हैं ये लेक्चर्स। सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है SGCA आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। 6 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी बहुत इजी है। देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जब हम फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ये हमको दिया था एट द रेट ऑफ 10% डिविडेंड, ठीक है। अब बारी आती है रीपेमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 ईयर के लिए हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स था, 5 साल तक हमने उनको बराबर 10% फिक्स डिविडेंड दे दिया। अब 5th ईयर में हमको 1 लाख उनको रिपे करना है, ठीक है। वो टेन्योर खत्म हो गया जिस टेन्योर के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था। नाउ जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि ये 1 लाख या तो वो वापस ले सकते हैं या तो 1 लाख इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ये राइट किसके पास रहता है? कंपनी के पास नहीं रहता, ये राइट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के पास रहता है कि दे कैन कन्वर्ट देयर अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, या वो डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर ऐसा राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास हुआ जहां पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड, जब वो रिडीम हो रहा है वो अमाउंट, तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। और अगर ऐसा कोई भी राइट नहीं है तो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। देखो, द होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, ठीक है। एक पीरियड दिया जाता है। ऐसा भी कभी कभार होता है कि नॉट एट द एंड ऑफ टेन्योर बट एट द मिड ऑफ टेन्योर, मतलब 5th ईयर के एंड में नहीं, बट हम 2.5 ईयर के एंड में आपको ये मौका सोचने का देंगे। तो दोनों केस में वो हो सकते हैं, या तो हम पूरे 1 लाख को कन्वर्ट करने का मौका नहीं, सिर्फ उसमें जो 50,000 की अमाउंट है उसको हम चांस देंगे कि 50,000 के अमाउंट को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे तौर एंड तरीके हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है डिसाइड करना पड़ेगा। सिंपल सोचना है, जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट है कन्वर्ट करने का इक्विटी शेयर्स में, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और बाकी के नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप क्या माने जाओगे? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इधर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। पक्का समझा? नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब जिनका पेमेंट पक्का होता ही है, कोई दो राया नहीं है इसमें, और हर एक प्रेफरेंस जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही रहता है। आई नो इधर एक 8th टाइप का प्रेफरेंस शेयर है जो बोल रहा है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिनका पेमेंट होगा नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है, मतलब कि लिक्विडेट हुआ, क्लोज हुआ कंपनी, तभी ये इसका रिपेमेंट होगा। तो ऐसे टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो बाय लॉ इट इज नॉट अलाउड टू इशू अंडर कंपनीज एक्ट। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स आप जो इशू कर सकते हो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कर सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि आपको उनका एक मैच्योरिटी पीरियड तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर हो, 10 ईयर हो, 30 ईयर हो, जो भी है, बट आपको उनको रिडीम तो करना पड़ेगा। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि हम आपका पैसा लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप तक हम आपका पैसा रखेंगे, ऐसा आप बोल नहीं सकते हो, बिकॉज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, क्लियर? तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड इररिडीमेबल। सर्टन पीरियड कितना भी हो सकता है, बट सर्टन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कितना है, ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे हम कंपनी बोल सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू रिडीमेबल शेयर्स, मतलब कि कंपनी जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करती है, इररिडीमेबल नहीं कर सकती। सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। ये भी मतलब फुल्ली पेड मतलब कि उस पे सारे पैसे पे होना चाहिए। These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose। चलो ठीक है, मैं इसको और डिटेल में बोल देती हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है? सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। देखो,
जब हम शेयर्स इशू करते हैं ना, तो हम जैसे ₹10 का 1000 शेयर्स हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया। अब इसमें क्या होता है, हम एक साथ जो पूरा पैसा है ₹100 वो हम प्रेफरेंस शेयर से नहीं लेते, इन इंस्टॉलमेंट लेते हैं। अगर आपने कंपनीज अकाउंट ये पढ़ के अकाउंट्स में आप मुझे देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहा होगा, बट आप एकदम नए हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा 11th का, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो देखो कभी कभार क्या होता है कि कंपनी 1 लाख लेने के बजाय ऑन द स्पॉट कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। इंस्टॉलमेंट में मतलब पहले हो गया 20, फिर 30 एंड फिर लास्ट में ₹50 मंगवाया। तो उस हिसाब से पहले 20,000 जाएगा, 30,000 कंपनी के पास जाएगा एंड फिर लास्ट में 50,000 कंपनी के पास आएगा। इन टोटल जो टेन्योर में गया वो 1 लाख टोटल, चाहे पहले या बाद में जैसा कंपनी डिसाइड करे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि रिडीम आप तभी करोगे अगर वो फुल्ली पेड है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सिर्फ ₹50 ही पे कर रखा है 1000 शेयर्स पे, तो ऐसा नहीं बोल सकते प्रेफरेंस शेयर मैं तो रिडीमेबल हूं, मुझे तो ₹100 ही वापस चाहिए। मतलब आपने दिया 50,000 कंपनी को और जब आप मांग रहे हो अपना रीपेमेंट तो आप पूरा पेमेंट मांग रहे हो। ऐसा वो लॉजिकल सेंस में वो चीज बोला हुआ है। आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। अगर ये तीनों के तीनों इंस्टॉलमेंट आपने पे कर रखे तो कंपनी को आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो कंपनी रुकेगी जब तक वो फुल्ली पेड नहीं हुआ तब तक। थोड़ी सी धीरे धीरे जब आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे आप एसपी को समझते रहोगे तो और अच्छी तरह से समझोगे। जैसे 11th का एसपी भी आपके साथ क्या हुआ था फर्स्ट रीडिंग में, जिस भी आपने क्लास या कॉलेज में जब भी आप अटेंड कर रहे होगे तो क्या चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, सारंग सर के साथ भी हुआ है, हर एक इंसान के साथ हुआ है जो स्टूडेंट रहा है। क्योंकि कभी कभी कुछ कंसेप्ट हमको ऊपर से जाते हैं, बट डोंट वरी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको वो कंसेप्ट और डिटेल में समझेगा। क्योंकि जैसे आप अकाउंट्स पढ़ोगे, आप अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, उधर कुछ नॉलेज आता है जिसके वजह से हमको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प होती है। तो ये सारी चीजें याद रखना, सिर्फ मेहनत करते रहना, ये नहीं कि हमको नहीं समझा तो छोड़ देते, ये सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का। ओके, सो ये हो गए हमारे 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटेन्ड अर्निंग। ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से समझाती हूँ, जरूर देखना वो भी लेक्चर। आज के लिए इतना एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।